Hello everyone. In today's lecture, we will study an introduction to macroeconomics. आज के लेक्चर का जो कंटेंट है उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स, द ओरिजिन एंड रूट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, मेजर इश्यूज ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द मैक्रो इकोनॉमी, पोस्ट कीनशियन डेवलपमेंट्स इन मैक्रोइकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम ये जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिफरेंस क्या है। ये दोनों ही दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एनालिसिस ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के अगर एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की हम स्टडी करते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच के अंडर कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल फर्म्स एक्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम टोटलिटी में स्टडी करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स के जब टोटल हम करते हैं या एग्रीगेट हम लेते हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी और मे बी इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज इन प्राइस लेवल। ओरिजिन एंड रूट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन है वो हुआ विद द ग्रेट डिप्रेशन या 1929 में, जो कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमीज लाइक यूएसए एंड ब्रिटेन, जहाँ पे कि महामंदी की सिचुएशन आई थी 1929 में और पूरे एक डिकेड तक बरकरार थी 1930s के। उसके वहीं से हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि उसके पहले जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी थी, जिसका बेस सेज लॉज ऑफ मार्केट था, वो पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि 10 सालों तक डिप्रेशन या लो रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ एंड वेरी हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन प्रॉब्लम को क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल सॉल्व नहीं कर पाए थे। और इस सबको हम कीन्शियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जॉन मेनार्ड कीन्स ने बहुत सारे नए इकोनॉमिक टूल्स को इंट्रोड्यूस किया था और बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस को इकोनॉमिक्स में लेकर आए थे। जॉन मेनार्ड कीन्स का जो पूरा पीरियड है वो 1883 से 1946 तक का है। वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। वो जो स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं उसको कीन्शियन इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एस्टैब्लिश किया था। उनकी किताब अ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी, उससे वो एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आए थे, जिससे कि उनकी थ्योरीज को कीन्शियन रेवोल्यूशन या न्यू इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। Then we come to the major issues of macroeconomics. First major issue है the problem of unemployment या बेरोजगारी की समस्या. Then comes recession and determination of national income या GDP, जिसे हम gross domestic product के नाम से भी जानते हैं. Then comes the problem of inflation, निरंतर होने वाले कीमत दर में वृद्धि. Business cycles, किसी भी एक समय काल में या टाइम पीरियड में जो उतार चढ़ाव जीडीपी एक्टिविटीज में आता है उसको हम बिजनेस साइकिल्स के नाम से भी जानते हैं. Then there is issue of stagflation. Stagflation दो शब्दों से बना है, stagnant and inflation. Stagnant means रुका हुआ, inflation मतलब कीमत दर में निरंतर होने वाली वृद्धि. 1970s के दौर पे ये पाया गया कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स किसी भी अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमी में एक साथ भी पाए जा सकते हैं. एक है मंदी और दूसरा है निरंतर कीमत दर में वृद्धि होना. इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि सिंपल है, जीडीपी ग्रोथ की बात की जा रही है. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड एक्सचेंज रेट. द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द मैक्रो इकोनॉमी. फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज, ये तीन कैटेगरी की पॉलिसीज हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमी के अंडर फॉल करता है. फर्स्ट इज फिजिकल पॉलिसी. इट रिफर्स टू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट. अगर किसी भी पीरियड में इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा है या एग्रीगेट डिमांड में बहुत कमी है या डिप्रेशन और रिसेशन की सिचुएशन है, तो ऐसे टाइम पीरियड में गवर्नमेंट जो है टैक्स स्लैब को चेंज करके या रेट ऑफ टैक्स
टैक्स को चेंज करके या एक्सपेंडिचर फिस्कल एक्सपेंडिचर को चेंज करके जो पॉलिसी चेंजेस लेकर आते हैं वो सारे फिस्कल पॉलिसी के अंडर फॉल करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसीज रिगार्डिंग ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। अगर किसी भी टाइम पीरियड में हम मनी सप्लाई को चेंज करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये पॉलिसी फॉल करती है, और हम क्रेडिट अवेलेबिलिटी को चेंज करते हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करते हैं, तो ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, जो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करके डिजायर्ड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल या इंडिकेटर को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सप्लाई साइड पॉलिसीज जो है ये सोल्यूशन आया था सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 1970s के स्टैगफ्लेशन के बाद इमर्ज हुआ, और ये बात करता है कि अगर हमें इन्फ्लेशन को कम करना है तो इसके लिए सबसे कारगर पॉलिसी जो है वो सप्लाई साइड पॉलिसीज है, जिसमें हम सप्लाई ऑफ आउटपुट या आउटपुट के सप्लाई को इंक्रीज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और ये सिर्फ एक डिमांड साइड प्रॉब्लम नहीं है। देन कीनशियन रेवोल्यूशन के बाद भी बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फील्ड में, जिसे पोस्ट कीनशियन डेवलपमेंट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं मॉनेटरिज्म, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन रैशनल एक्सपेक्टेशंस, न्यू कीनशियन इकोनॉमिक्स। मॉनेटरिज्म जो है वो ये आर्ग्यू करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सबसे कारगर होती है अगर हमें कोई भी इकोनॉमिक चेंज लेकर आना है और कोई भी इंडिकेटर को अचीव करना है, तो एग्रीगेट डिमांड को चेंज करने के लिए सबसे कारगर जो है मॉनेटरी सप्लाई है, और ये मानती है कि इन्फ्लेशन हमेशा एक मॉनेटरी साइड एस्पेक्ट है। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो है वो इसमें बिलीव करती है कि अगर हम एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करें, एक्सपैंड करें, तो सप्लाई में वृद्धि करके हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, वर्क करने के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक बेस्ड ऑन रैशनल एक्सपेक्टेशंस ये बिलीव करती है कि कंज्यूमर्स, वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर्स सब रैशनली बिहेव करते हैं, उनके पास सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, और जो भी उनके इंटरेस्ट में होता है, जो उनके वेलफेयर को इंक्रीज करता है, उनके डिसीजंस उसी तरीके से लिए जाते हैं। न्यू कीनशियन इकोनॉमिक्स, न्यू कीनशियन इकोनॉमिक्स ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक शॉर्ट रन में, शॉर्ट टाइम पीरियड में प्राइस स्टिकनेस होता है। इसका मतलब है कि कीमत दर जो है उसमें परिवर्तन करना बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है, या बहुत जल्दी कीमत दर में परिवर्तन नहीं आता, और ये उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से इस चीज को एस्टैब्लिश किया। बट फिर भी वो ट्रेडिशनल कीनशियन इकोनॉमिक्स में जो भी कंक्लूजन्स थे उनको लेकर चलते हैं। And finally, the importance of macroeconomics. Macroeconomics as a branch of economics अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था को हम स्टडी कर रहे हैं वो किस तरीके से फंक्शन करता है, उसमें किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट चेंज होता है, या इन्फ्लेशन आता है, या जीडीपी ट्रेंड एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो इस सब के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज है उनको समझने के लिए, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैगफ्लेशन, बिजनेस साइकिल्स, इन सब के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत यूजफुल है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी इकोनॉमी का फोरमोस्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो जीडीपी को इंक्रीज करना है, और इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल्स, किसी भी समय अवधि में जिस तरीके से रिसेशन या डिप्रेशन आता है और जितना टाइम पीरियड लगता है रिकवरी के लिए और फिर से बूम को अचीव करने के लिए, इस पूरे चीज को हम बिजनेस साइकिल्स कहते हैं, और इनको समझने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं उन सब के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना जरूरी है। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके बेसिस पे जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपने डिसीजन लेते हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं इन द लॉन्ग रन।
इम्पोर्टेंस इन बिजनेस डिसीजंस, कोई भी अर्थव्यवस्था उसके बिजनेस पे या इकोनॉमिक प्रॉफिट्स पे, इकोनॉमिक गेन्स पे, नेशनल इनकम पे डिपेंड करती है। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं जो कि ओवरऑल जीडीपी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओवरऑल इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सब के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। This is all for this lecture. Thank you.